हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। हमारा लॉ का डिवीजन सीरीज चल रहा था। ऑलरेडी हमने आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट देख लिया। हमने कल भी चैप्टर में आपको इंस्पेक्शन इंक्वायरी दिखवाया था। तो अच्छे खासे डिवीजन हम शॉर्ट में एनसीएलटी में दिखाया था। कल एनसीएलटी भी हो चुका है हमारा। सर आज क्या करेंगे सर, आज मेरे अंदाज से इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सर इस बार आईसीआई के एमटीपी में से सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन से घूम रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस अटेम्प्ट में से कोई क्वेश्चन का जलवा दिखा नहीं था, बट इस अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर देखो, गिन के 5 सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट है। 241, 242, 243, 244, 245, 46 इंपॉर्टेंट नहीं है, 246। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सर ऑपरेशन, सर OPERATION लिख के मत आ जाए सर। ऑपरेशन OPPRESSION, ठीक है, एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सर ऑपरेशन मतलब क्या होता है सर, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार होना। सर किस पे अत्याचार होता है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अत्याचार नहीं, यहाँ पे होता है मेंबर्स पे अत्याचार। तो याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, मेंबर्स पे अत्याचार होगा तब मेंबर्स जाएंगे ट्राइब्यूनल पे एप्लीकेशन लेके फॉर रिगार्डिंग प्रिवेंशन। सर हमें प्रिवेंट करो, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें प्रिवेंशन चाहिए। ठीक है, अत्याचार हो रहा है, हमें प्रिवेंशन चाहिए। कुछ ऐसा होने वाला है जो हम दबने वाले हैं, मेजोरिटी लोग माइनॉरिटी को दाबने वाले हैं, इसलिए हम इसके लिए जाते हैं प्रिवेंशन की ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर में। ठीक है सर, 241 से 246 की सीरीज है। सेक्शन नंबर 241 से स्टार्ट करेंगे हम सर, दैट इज एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। यहाँ पे मेन अथॉरिटी कौन होता है, मेन इंस्पेक्शन इंक्वायरी चैप्टर में मेन कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे सारे मोस्टली सारे केस हम सेंट्रल गवर्नमेंट पास लेके जाते थे, बट यहाँ पे मेन कौन है, यहाँ पे ट्राइब्यूनल है। फॉर रिलीफ, हमें रिलीफ दो। ठीक है, इन ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो एनी मेंबर, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो एनी मेंबर, सब मेंबर की बात कर रहा हूं सर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ ऑपरेशन हो रहा तो नहीं, मेंबर के साथ ऑपरेशन होगा तभी जाएंगे। एनी मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है, दोबारा हो गया। एनी मेंबर ऑफ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और बीन कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच आर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। सर कंपनी में कुछ ऐसा होने वाला है या हो चुका है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। मतलब कंपनी है ना, ड्रग्स का बिजनेस कर रही है सर, या मान लो कंपनी में ऐसा है ना सर। एक बात होता है सर, एक चीज सुनो, ऑपरेशन कब होता है, मान लो कि कंपनी में 10-15 मेंबर्स थे, इसमें से 12 मेंबर्स को नोटिस गया फॉर रिगार्डिंग जनरल मीटिंग, बट 2 मेंबर को नहीं गया। तो क्या ये ऑपरेशन हुआ? लगभग ऑपरेशन हुआ, क्योंकि 2 के साथ अत्याचार हुआ, उनको बुलाया ही नहीं गया। बट कंपनी है ना लगातार लॉस कर रही है और कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। क्या डिविडेंड नहीं देना ऑपरेशन? और नहीं भाई, सबके साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, बट नोटिस सबको मिला, तुम्हें नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं अत्याचार है। तो डिविडेंड नहीं देना इज नॉट अ ऑपरेशन, बट लॉ आपको नोटिस का मिलना चाहिए। जहां पे आपका राइट है ना, राइट, वहां पे आपको वो चीज आपको मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो वो ऑपरेशन है, बट डिविडेंड देना इज नॉट अ राइट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, डिविडेंड नहीं भी दे सकता, लॉस हो रहा नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, बट वो ऑपरेशन नहीं है। तो समझना, तो जब पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है ना, जब मान लो उस मेंबर से कुछ गलत हो रहा है ना, तब वो जा सकता है कहाँ, रिलीफ के लिए ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है और ऑपरेशन टू हिम और एनी मेंबर, या मान लो उसमें क्या हो रहा है, उसके साथ अत्याचार। ये यहाँ पे ना वही नोटिस वाला, कि उसको ना जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं मिला, भाई को उसको पता ही नहीं था कि नोटिस जनरल मीटिंग होने वाला है, अत्याचार हो रहा है। सोचो इतनी बड़ी डिसीजन लेने वाले और तुम 2 मेंबर्स को नोटिस ही नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार कर रहे हो। ठीक है, या मान लो रेजोल्यूशन पास कर दिया, 10 मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स 80% वोट रखते थे और 2 मेंबर 20% वोट रखते थे। हर रेजोल्यूशन में ये 8 मेंबर मिलकर इनको दाब देते थे, क्योंकि पता है मैं 75% से कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है मैक्सिमम, ऐसा पास करके। और ये 8 मेंबर 80% रखते थे, तो हमेशा इन लोग अपना रेजोल्यूशन पास करते थे, इन दोनों को सुनते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन हो रहा था इन दोनों के साथ, अत्याचार हो रहा था। तो अत्याचार होने के रोने कहाँ जाएंगे, ट्राइब्यूनल रोएंगे जाके बोलेंगे ट्राइब्यूनल हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है या तो उनके साथ हो रहा है। ठीक है, अब सुनो इस पे, एनी मटेरियल चेंज has taken place in management or control of the company and that by reason that is likely that affairs of a council should be conducted which are prejudicial to the interest of the company. सर मतलब any material change, सर any material change has taken place in the management, मतलब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत बड़ा चेंज, मटेरियल चेंज सर, मटेरियल चेंज। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ ऐसा चेंज है जहाँ पे मान लो 4 डायरेक्टर थे, ये एक डायरेक्टर ऐसा ना जो हमेशा डिसीजन मेकिंग में ना उल्लंघन करता था, ये तीनों फ्रॉड वाले थे। इन्होंने बोला ना काम करते, इसको हटा के फेंक देते, हम अपना डायरेक्टर ले आते, चारों अपना सब रेजोल्यूशन पास कर देंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल चेंज होने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। मैनेजमेंट मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी चलाता है। ठीक है, और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंट्रोल जो भी कंपनी कंट्रोल चलाता है उसके अंदर है ना मटेरियल चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से है ना कंपनी का कंडक्ट, जो भी कंपनी का अफेयर्स होना है ना, वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी जा रहा है, कंपनी के हित में जा रहा है।
तो देखो दो जगह ऑपरेशन हो सकता है, तो मेंबर्स के साथ ऑपरेशन हो रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेशन हो रहा है या कोई भी मैटेरियल चेंज हो रहा है कहाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उससे उस मेंबर्स को दिक्कत होने वाला है या उससे उस पब्लिक इंटरेस्ट में दिक्कत होने वाला है या उससे कंपनी में दिक्कत होने वाला है, कोई भी बोर्ड में चेंज होना है। जैसे मैंने बताया 4 बोर्ड मेंबर थे, ABC डी बहुत दयावान था, ABC कभी फ्रॉड नहीं कर पाते थे क्योंकि डी रेजोल्यूशन पास करने नहीं देता था, तो ABC ने सोचा एक काम करते हैं डी को हटाते और अपना ई ले आते हैं, ना डी रहेगा ना रेजोल्यूशन पास करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर साथ दिक्कत होने वाला है। तो 241 के बेसिस पे हम 244 का एप्लीकेशन देखते हुए एप्लीकेशन डालेंगे। सर देखो, सच मेंबर हैव राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244। 241 एक जरिया है, मतलब 241 में कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए 244 का नंबर के साथ। 241 में वो कंडीशंस बोलेगा, क्या कंडीशन बोलेगा कि कोई भी मटेरियल चेंज हो रहा हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या मैनेजमेंट में, या कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो किसी शेयर होल्डर्स के साथ या किसी मेंबर के साथ, बट अगर हो गया मतलब 241 वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ए और बी, बट याद रखना 244 में तभी जा सकते हैं जब उतने मेंबर्स होंगे, मतलब कितने मेंबर्स साथ हुआ अत्याचार, तो ये देखना पड़ेगा। तो 244 में एक लिमिट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 241(2) में बोला गया कि देखो मेंबर्स तो 241(1) में जा ही रहे, सीजी भी जा सकते हो, सीजी तुम भी जा सकते हो अगर तुम्हें लगे सीजी इज ओपिनियन that affairs of a company are being conducted is prejudicial to the public interest, it may also apply to tribunal। मतलब सीजी तुम भी जा सकते हो कहाँ, ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके, जब तुम्हें लगे कि कुछ भी कंडक्टेड होना ना प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है, देखो मेंबर्स डर के मारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि 241 में कहीं ना कहीं मेंबर्स जाते थे किसके पास, ट्राइब्यूनल पास, बट सीजी को लगा यार मेंबर डर के नहीं आ रहे, काम करते हम ही जाते हैं और कंपनी ड्रग्स का बिजनेस कर रही है, तो सीजी तुम भी जा सकते हो ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके। तो 2 लोग ही जा सकते हैं, कौन कौन, एक मेंबर्स एक सीजी, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं जा सकता, ठीक है, सिर्फ सीजी और मेंबर्स के लिए जा सकते हैं बस यहाँ पे। अब सर याद रखना 241 में कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बट याद रखना ट्राइब्यूनल पास जाना है तो 244 का लिमिट देख जाना, तो इसलिए हमेशा 241 का डिफरेंस जब भी देना 244 के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 241 एंड 244 आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो 244 बोलता है राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। कब राइट टू अप्लाई, मतलब 241 का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन कैसे करेंगे अप्लाई 244 में वो बताएगा, ठीक है। अब देखो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, 2 टाइप कंपनी होती है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। पहले बात करते हैं कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो मेंबर्स, देखो सर मेंबर्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, सिर्फ मेंबर्स की बात कर रहा है। मेंबर्स एलिजिबल टू अप्लाई शैल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं सर या तो तुम 100 मेंबर्स भी हो या तुम 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स हो, टोटल मेंबर्स इन नंबर, ठीक है, मतलब 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इन नंबर, या मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। यहाँ पे फंसना मत, मैं अभी समझा देता हूँ, फंसना मत। एग्जाम में देगा पेड अप, सब पेड अप नहीं देखना है चैप्टर में, समझ देखना सर क्या है, इशूड देखना है। तो इशूड कैपिटल का 1/10 देखना क्या है कि नहीं है, मतलब सर मान लो इस कंपनी में मान लो मेंबर्स का ऑपरेशन हुआ और वो मेंबर्स है ना, मान लो कि 80 मेंबर्स ने गया एप्लीकेशन लेके, परफेक्ट 80 मेंबर्स गए एप्लीकेशन लेके, क्या जा सकते हैं? तो सुनो 80 मेंबर्स पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई क्योंकि 100 में बोला, फिर बोला 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। अब कंपनी में कितना मेंबर्स है सर 500, सर 500 का 1/10 कितना हो गया 50, हम कितने लोग गए थे 80, तो हाँ फिर जा सकते हैं, फिर यहीं पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। बट मान लो कि कंपनी में 1000 मेंबर्स थे और उसका 1/10 क्या हुआ 100 हुआ ना तो हम 100 मेंबर्स हैं ना हम 100 यहाँ भी बोल पाए, हम 80 लोग थे। अब ये देखो ये 80 अगर 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं ना, मान लो कंपनी का 1000 है, इसका 1/10 आ गया तुम्हें 100 करोड़। अगर ये 80 लोग 100 करोड़ भी इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं ना तो भी ये जा पाएंगे। तो 3 कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड देखना और लगा हुआ है, कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाए कहानी खत्म। देखना 100 मेंबर्स है कोई बात नहीं, 100 नहीं है तो देखना क्या टोटल मेंबर्स है, क्या उसका 1/10 है जो इतने लोग एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, अगर वो है तो वही सेटिस्फाइड। अगर दोनों नहीं हो रहा तो तीसरा देखना क्या जो मेंबर एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं भले वो 4 ही क्यों ना हो, क्या वो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। और याद रखना इशूड में याद रखना बोथ आएगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसलिए दोनों लेके चलना। इक्विटी दिया होगा 500, प्रेफरेंस दिया 600, दोनों मिला के 1100 का हम 1/10 देखेंगे, दैट इज 110 करोड़, ठीक है। इशूड देखना, इशूड याद रखना, पेड में इशूड बोला, इस चैप्टर में हमेशा इशूड हर जगह है। सर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो भैया सिंपल 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, मतलब कंपनी में एक 500 है तो उसका 1/5 निकाल लेंगे, मतलब सर 500 का आएगा 1/5, ठीक है। 100 आ रहा है मेरे को 100, चलो 100 का 1/5 निकालते हैं, ठीक है। 20 मेंबर्स, ठीक है, तो 20 मेंबर भी जाके एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, परफेक्ट। तो याद रख के चलना, क्वेश्चन में याद रख के चलना, गलती करने की कोशिश मत करना, आराम से क्वेश्चंस को बनाना, हड़बड़ाना मत। पहले देखना कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मोस्टली सारा क्वेश्चन यहीं से आता है,
ठीक है, और इस बार चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, इसलिए 241 244 साथ लिखना। 244 में तभी जा सकते हो जब 241 में कंडीशन ऑपरेशन हुआ होगा ए और बी में, ठीक है। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट ट्राइब्यूनल में वेव एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। मान लो सर एक बंदा अकेला बंदा गया, ठीक है, अकेला बंदा गया, वो बोला ट्राइब्यूनल हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है। ट्राइब्यूनल बोला अच्छा ठीक है 244 कंडीशन सेटिस्फाइड किया, बोला क्या सर 100 मेंबर हो, बोलता नहीं सर मैं तो अकेला हूँ। बोला 1/10 हो, बोलता नहीं सर 1/10 तो हमारे कंपनी में 20 होंगे, हम तो अकेला आया हूँ। सर क्या तुम 1/10 तो इशू सिक्योरिटी होल्ड करे, बोलता नहीं सर। बोलता क्यों यार, बोले सर हमारा केस जेन्युइन है, कोई मेंबर साथ नहीं दे रहा है। ट्राइब्यूनल ठीक है काम करो, मैं तुम्हारा वेव ऑफ कर रहा हूँ, तुम्हें ए और बी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करना। मतलब सर ए ये वाला, बी ये वाला। ट्राइब्यूनल चाहे तो ये इसे याद रखना, प्रेफरेंस ये आप लिख के आना। ट्राइब्यूनल चाहे तो कोई भी कंडीशन जो ए और बी में सेटिस्फाइड करना होता है ना, उसको क्या कर सकता है, वेव कर सकता है, आपका जेन्युइन होगा तो। सो एज टू एनेबल्स द मेंबर्स टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, केस जेन्युइन है तो। अगर सिंगल बंदे का केस जेन्युइन भी है ना, तो ट्राइब्यूनल चाहे तो उसको है ना वेव ऑफ कर सकता है रिक्वायरमेंट को जो 244 में दी गई है। तो हमेशा ये नहीं हो सकता कि कंडीशन चाहिए ही चाहिए, ट्राइब्यूनल चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है। अब नोट्स याद रखो, एडिशनल पॉइंट्स। एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट मेंबर है ना, मेंबर मस्ट हैव पेड ऑल कॉल्स एंड अदर ड्यूज बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन टू। मान लो ये मेंबर था, इसने कॉल अपनी एप्लीकेशन मनी 2 रुपये पे किया, अलॉटमेंट मनी 2 रुपये पे किया, कॉल मनी 3 रुपये पे किया, फाइनल कॉल 3 रुपये पे नहीं किया, और इसके साथ ऑपरेशन हो गया और ये ट्राइब्यूनल पास चला गया ऑपरेशन के लिए, सर हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है। ट्राइब्यूनल ने पूछा क्या तुमने अपना कॉल मनी पे किया, बोलता नहीं सर 3 रुपये बाकी था, बोलता जाओ यार निकलो यहाँ से। तो याद रखना, जब तुम्हारे साथ ऑपरेशन हुआ है ना, तो कंपनी का सारा पैसा चुका के जाओ, कोई भी कंपनी का कोई ड्यूज ना हो तुम्हारे पास। तो मेंबर याद रखना, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें कंपनी का क्या करना है, ऑल कॉल मनी, मतलब 10 रुपये है तो 10 रुपये पूरा चुकाओ, 100 है तो 100 पूरा चुकाओ, या ऑल भी ड्यूज जो भी है ना बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन सब चुकता करके जाओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ शेयर्स आर होल्ड बाय 2 और मोर पर्सन ज्वाइंटली, कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ मिलके एक शेयर खरीदते हैं तो एक ही मेंबर कहलाएगा, शैल बी काउंटेड एज 1 शेयर, ठीक है। 2 मेंबर लेके खरीदेंगे ऐसा नहीं होगा, जॉइंटली खरीदा है तो ये 2 लोग मिलके भी एक ही मेंबर कहलाएंगे। इसलिए अप्लाई करने समय क्वेश्चन आ सकता है 100 मेंबर का यहाँ पे कि 2 लोग खरीदे तो मान लो 20 कपल्स थे तो यहाँ पे 10 मेंबर ही कहलाएंगे अगर जॉइंटली में शेयर खरीदा होगा तो, ठीक है। देखो अब ये थर्ड देखो, द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयर होल्डर्स इज टू बी checked at beginning of proceedings. So any withdrawal of consent during proceedings shall not affect the mentality of petition. यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मतलब सर मान लो कि 241 का ऑपरेशन हुआ, 244 में 110 मेंबर गए एप्लीकेशन लेके, क्या 110 मेंबर जा सकते हैं? यस, क्योंकि पहले ही कंडीशन सर्टिफाइड हो गई, 100 मेंबर्स भी होंगे तो चलेगा, तो 110 मेंबर चलेगा। अब इन्होंने 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन फाइल किया, फाइल किया, एक्सेप्ट भी हो गया, ट्राइब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया 10 अक्टूबर को। 1 नवंबर को है ना 25 मेंबर को ना कंपनी ने धमकी दिया, कंपनी ने 25 मेंबर को धमकी दिया कि भाई मैं तुम्हारे बच्चों को उठा लूंगा, तुम लोग जल्दी विड्रॉ मारो एप्लीकेशन से। तो 25 मेंबर डर गए, तो 25 मेंबर ने विड्रॉ कर दिया, तो बचे कितने सर 85 मेंबर बचे। अब तो सर 100 मेंबर से कम आ गया, और मान लो ये कंपनी में 1000 मेंबर थे टोटल, तो 1000 का 1/10 भी 100 होता है, तो कहीं ना कहीं ना तो ये 1/10 इशू सर्टिफिकेट होल्ड किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये लिमिट में हट गया ना, ये वाले लिमिट में हट गया ना। अब लिमिट में हट गए तो क्या प्रोसीडिंग्स रुक जाएगी? नहीं। तो याद रखना कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर तीर कमान से निकल गई है ना, तो हमेशा बिगिनिंग में चेक करना। अगर बिगिनिंग में 244 सेटिस्फाइड हो गया, फिर ड्यूरिंग द टेन्योर कितने भी विड्रॉ क्यों ना हो जाए, प्रोसीडिंग्स होके रहेगी, फिर ऑपरेशन का प्रोसीडिंग्स होके रहेगा। तो मेंटेबिलिटी को नहीं बिगाड़ सकता कोई भी विड्रॉ हो गया ना बीच में, तो उसके मेंटेबिलिटी को नहीं बिगाड़ सकता पिटीशन को। इसलिए हमेशा रखना ओनली एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। अगर 244 सेटिस्फाइड हो गई तो भैया पूरे टाइम सेटिस्फाइड है 244, फिर भाई पूरा कंपनी में सारे मेंबर्स क्यों ना चले जाए, क्योंकि पता है ना ट्राइब्यूनल को कंपनी धमकी देगा ही देगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल इन केस ऑफ ऑपरेशन जो भी आपने एप्लीकेशन डाला 241 बेसिस लेते हुए 244 के लिमिट्स को देखते हुए। अब ट्राइब्यूनल पास क्या पावर है, ये क्वेश्चन बहुत घूमता है कभी एग्जाम में, सर ट्राइब्यूनल पास क्या पावर है। देखो ट्राइब्यूनल पावर क्या है, इन एन एप्लीकेशन मेड ऑन सेक्शन 241 जो 244 से हम पढ़ते हैं प्लस करके, द ट्राइब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट अ कंपनी अफेयर्स हैव बीन और बीइंग कंडक्टेड, हो चुका है या हो रहा है, इन ए मैनर प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव टू मेंबर्स और प्रेजुडिशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनी या तो किसी मेंबर पे, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में, या तो कंपनी पे कुछ खराब होने वाला है, खराब हो चुका है। एंड ट्राइब्यूनल ने क्या सोचा, अब ट्राइब्यूनल के पास ट्राइब्यूनल हो चुका है, अब ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहेगा? नहीं, ट्राइब्यूनल डिसाइड्स ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज जस्ट एंड इक्विटेबल एंड कंपनी शुड वांड अप। ट्राइब्यूनल सोचा काम करो, सब कुछ खराब चल ही रहा है, कंपनी को क्या करो, वांड अप कर दो, बंद करो कंपनी को। बट एक बात सोचो,
सोचने की बात है। मेंबर्स ने एप्लीकेशन डाला, क्यों? मेंबर्स साथ ऑपरेशन हो रहा था, मेंबर्स साथ अत्याचार हो रहा था। तो मेंबर ने बोला कि हाँ ठीक है, ट्राइब्यूनल ने बोला कि कंपनी बंद करो। अभी बात सोचो, कंपनी बंद करो, मेंबर्स होते हैं मोस्टली शेयर होल्डर्स। हमें पता है कि कंपनी बंद होने पे वाटरफॉल जो है, सबसे पहले कॉस्ट होता है, फिर वर्कर्स को मिलता है, फिर एम्प्लॉय को मिलता है, फिर कहीं गवर्नमेंट का कॉस्ट होता है, फिर कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर कोई लाइबिलिटीज होता है, फिर प्रेफरेंस होल्डर, फिर इक्विटी। कहीं ना कहीं प्रेफरेंस इक्विटी मेंबर्स लोग लास्ट में आ रहे हैं। तो यार फायदा क्या होगा? मेंबर्स का ऑपरेशन हो रहा है, कंपनी बंद हो जाएगी, मेंबर्स को पैसा लास्ट में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनल बोलता है काम करो। देखो ट्राइब्यूनल पहले डिसीजन आया कि क्या करो, कंपनी को क्या करो, बंद करो। बट ट्राइब्यूनल ने सोचा, बट देन ट्राइब्यूनल थिंक्स टू वाइंडिंग ऑफ कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडिशियल टू सच मेंबर्स। वाइंडिंग ऑफ करने से कहीं ना कहीं मेंबर्स के हित में चला जाएगा, क्योंकि पैसा जो होता है मेंबर्स को लास्ट में मिलता है, ठीक है। देन मेंबर्स सो गिव अनदर ऑर्डर। देन ट्राइब्यूनल सोचा कुछ और ऑर्डर देते हैं। सर और ऑर्डर मतलब ट्राइब्यूनल मे प्रोवाइड अनदर ऑर्डर फॉर, सुनो अब अनदर ऑर्डर क्या क्या, रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। तुम्हारा फ्यूचर में कैसा रेगुलेशन कैसा काम होगा ये ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। जैसे फ्रीडम 251 है ना, तो इसको कंपनी ने बोल दिया, ट्राइब्यूनल बोल दिया तुम आपसे पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। आज के बाद नो पब्लिक डिपॉजिट, नो लोन एक्सेप्टेंस। तो कैसा तुम्हारा, देखो ट्राइब्यूनल ने पहले वाइंड अप ऑर्डर दे दिया, बट ट्राइब्यूनल सोचा ये वाइंड अप ऑर्डर देने से कहीं ना कहीं मेंबर्स के हित में चला जाएगा। तो ट्राइब्यूनल ने कुछ और ऑर्डर दिया। सर और ऑर्डर मतलब क्या ऑर्डर दिया? पहला ये ऑर्डर दिया कि रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी कैसे चलेगी इन फ्यूचर में, ठीक है। सेकंड क्या हुआ? परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी बाय अनदर मेंबर। अब मान लो कंपनी में 100 मेंबर थे, 2 मेंबर को लग रहा है उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, दोनों में 50-50 शेयर्स होल्ड किए हुए थे। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया काम करो तुम दोनों शेयर्स है ना बेच दो। ये 98 मेंबर्स में किसी मेंबर को बोल दिया कि सेल कर दो। तो ट्राइब्यूनल चाहे तो ये भी कर सकता है। ट्राइब्यूनल को लगे यार कुछ ऑपरेशन हो नहीं रहा है, जबरदस्ती के 2 मेंबर को लग रहा है अत्याचार हो रहा है, एक काम करो ये दोनों मेंबर्स अपना शेयर्स बेच दो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम अपना चले जाओ। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी बाय अनदर मेंबर या और बाय कंपनी, या तो तुम किसी कंपनी के मेंबर को ही बेच दो या तो कंपनी को ही बेच दो। ट्राइब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल को लगे यार तुम्हारे साथ ऑपरेशन हो नहीं रहा है, तुम जबरदस्ती चिल्ला रहे हो ऑपरेशन, ठीक है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, अगर कंपनी ने परचेज शेयर्स कर लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिडक्शन हो गया शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर इशू किया तो शेयर कैपिटल बढ़ा था, कहीं ना कहीं वापस शेयर आ रहा है तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में कोई फॉर्म भरना होता है, मान लो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में बहुत सारा प्रोसीजर्स होता है, ठीक है, प्रोसीजर्स होता है। तो सारे प्रोसीजर्स फॉर्म को फॉलो करना होगा। ट्राइब्यूनल नहीं, हमारे पास पावर है, ट्राइब्यूनल बोला हमारे पास पावर है, हम तुम्हारे अप्रूवल जो रिडक्शन होना है शेयर कैपिटल को उसको वैलिड कर देंगे बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए हुए, ठीक है। 3 पावर देखा हमने सर, 3 पावर देखा। क्या क्या? पहला पावर देखा कि रेगुलेशन कंडक्ट करेगा, कंपनी का बिजनेस कैसा होने वाला फ्यूचर में, क्या क्या करेगी क्या क्या नहीं करेगी। सेकंड, परचेज ऑफ शेयर्स करवा सकता है किसी और मेंबर से या कंपनी से ही। इन केस ऑफ रिडक्शन ही हो गया शेयर कैपिटल तो ट्राइब्यूनल चाहे तो उसको अप्रूव कर सकते हैं, कोई भी रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। सर फ्रीजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, हमने ये देखा था 222 में देखा था इंस्पेक्शन इंक्वायरी में। ट्राइब्यूनल चाहे तो फ्रीज लगा सकती है शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने में कंपनी की, क्योंकि हो सकता है कोई ऑपरेशन का बहाना बना के कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दे किसी और मेंबर्स को, बोले कि भाई तू ही देख ले मैं जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनल उसको फ्रीज कर सकती है, शेयर्स को फ्रीज कर सकती है। ये सारे क्या है? ये सारे पावर्स है ट्राइब्यूनल के। देखो डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, लिखो पावर्स, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ केस बना के देगा, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा से क्वेश्चन मोस्टली बनता है, अभी देखेंगे। पांचवा को 243 को लिंक करेंगे। टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एमडी या एनी अदर डायरेक्टर या मैनेजर। इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा ना, 5 साल का 10 साल का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट, तो भैया वो क्या हो सकता है? वो टर्मिनेट भी कर सकता है ट्राइब्यूनल, सेटिंग असाइड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। 5 साल से 3 साल कर दें, 10 साल से 2 साल कर दें, टर्मिनेट ही कैंसिल ही कर दें। तो ट्राइब्यूनल पावर है कि हो सकता है कंपनी कभी कभी बीओडी में ना, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में उन लोगों को एंटर कर दे जो उस पोजीशन के लायक ही नहीं थे, जो हमने देखा था लाइकली टू बी चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फिर ट्राइब्यूनल लगे यार ये बंदे लोग कैसे आ गए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है ट्राइब्यूनल, ठीक है, या मॉडिफाई भी कर सकता है। यार बंदे आए 10 साल की डाल दिया जबकि 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, तो मॉडिफाई भी कर सकता है, ट्राइब्यूनल कर सकता है कोई भी, ठीक है। मान लो कंपनी ने अपॉइंट किया एंड अलग से कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी था तो भैया उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है ट्राइब्यूनल, ठीक है। टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एनी अदर पर्सन। देखो ऊपर बोल दिया कंपनी एंड एमडी डायरेक्टर मैनेजर, और सेकंड बोल दिया कंपनी एंड एनी अदर पर्सन। सर यहाँ पे बात करता है स्टेक होल्डर्स की, मतलब सर कंपनी के क्रेडिटर्स, ठीक है, और कंपनी के डिवेंचर्स होल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे वो लोग आते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो मान लो कंपनी ने क्या किया, उधार पे सामान लिया किसी क्रेडिटर से 50 लाख का,
ट्राइब्यूनल चाहे तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। और क्रेडिटर्स की बात करें यहाँ पे अदर पर्सन, तो ये इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। ऊपर किससे बात करता है? ऊपर मैनेजर एमडी लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, नीचे क्रेडिटर्स या अदर मेंबर्स से बात, अदर पर्सन से बात करता है, जो कि इसमें आते हैं क्रेडिटर्स आते हैं। तो ट्राइब्यूनल चाहे तो इन कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या करता है, जो 50 लाख का मान लो टायर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसको कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, सेटिंग असाइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। 50 लाख को 20 लाख ही कर सकता है। ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एनी पर्सन जो कि क्रेडिटर्स होता है या स्टेक होल्डर्स होगा, ठीक है। देखो अदर देन ई मतलब अगर तुम एमडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हो, कौन? ट्राइब्यूनल, या मॉडिफाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम किसी अदर पर्सन से कर रहे हो ना, जिस मान लो इस क्रेडिटर साथ कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई टर्मिनेट कर रहे हो ना, तो एक नोटिस दे देना उसको। किसको? क्रिएटर को एक नोटिस दे देना, प्लस उसका कंसेंट भी ले लेना कि हाँ ठीक है हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मास्टर एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। सर वो कंसेंट नहीं दे फिर भी चलेगा, फिर भी भैया हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। बट एक प्रोसीजर्स है, क्या करना है अदर देन, याद रखना एफ वाले पॉइंट के लिए ओनली एफ वाले से, ई वाला नहीं। ई वाला तो भैया कंपनी का एमडी है, हम निकालो उसको अगर निकालना है तो। बट ये कहीं ना कहीं आउटसाइडर होता है क्रिएटर, तो इससे बोलता है कि हमसे इसको क्या करो, नोटिस दो प्लस इसका कंसेंट ले लेना, ठीक है। परफेक्ट। चलो सर जी क्या पॉइंट बोल रहा है? जी बोल रहा है कि देखो इस दिन तुमने एप्लीकेशन दिया ना, इसके प्रीवियस 3 मंथ्स में एनी पेमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड बाय कंपनी और अगेंस्ट द कंपनी विच आर फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस और अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, सेट असाइड कर सकता है ट्राइब्यूनल। लेकिन याद रखना 3 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो एप्लीकेशन हुआ 1 अक्टूबर को, उससे पहले क्या किया, सारे कंपनी वाले ना सब कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 महीने पहले। अब कंपनी सोचा कि कहीं हो सके यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहां से ट्राइब्यूनल आकर चेक करेगा। नहीं भाई, ट्राइब्यूनल 3 महीने पीछे भी जाके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक कर सकता है जो कि फ्रॉडुलेंट वे में किए गए हो कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल बस ये भी पावर है, उसको सेट असाइड कर सकता है। रिमूवल ऑफ एमडी, डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। डायरेक्ट 169 का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम लोग देखते भी होंगे। ट्राइब्यूनल ने उस डायरेक्टर को रिमूव कर दिया अपने ऑर्डर 244 पास करके, तो ये भी 164 में डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, या मान लो 167 में वैकेशन में आता है। सर देखो अब ट्राइब्यूनल और क्या कर सकता है, रिकवरी ऑफ अनडू गेन मेड बाय एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट। सर मान लो हमें पता है कि सर एमडी मैनेजर और डब्ल्यूटीडी को मिलता है प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नेट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी ने क्या किया, एमडी ने क्या किया, नेट प्रॉफिट कर दिया 500 करोड़, जबकि एक्चुअली में हुई थी 5 करोड़। तो इस पे 500 करोड़ का 11% ले लिया एमडी वालों ने, डायरेक्टर वालों ने, जबकि 5 करोड़ पे 11% लेना था। तो कहीं ना कहीं अनडू गेन हुआ। तो जो अनडू गेन होता है ना, एक्स्ट्रा गेन जो कंपनी के हित में जाके हम कमाते हैं, कौन कमाए, एमडी डायरेक्टर ये लोग, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ट्रैवलर चाहे तो उसकी रिकवरी भी कर सकता है। तो देखो सारे पॉइंट आपको याद नहीं करने, बस समझना कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्या इसके पावर्स है ट्रैवलर पास, ठीक है। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, अब मान लो ट्रैवलर चाहता है कि उस है ना, ट्राइब्यूनल एक अपना एमडी अपॉइंट करना चाहता है, तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एमडी मैनेजर इन केस ऑफ एनी अबव रिमूवल ऑफ डायरेक्टर मैनेजर देयर इज सेम एज अपॉइंटेड। सुनो, ट्राइब्यूनल चाहता है अपना एमडी अपॉइंट करना, तो कैसे एमडी अपॉइंट करना है, क्या करना है, ट्राइब्यूनल अपना अपॉइंटमेंट का मैनर बना सकता है। हटाने का भी हटा सकता है, अपॉइंट करने का भी बना सकता है। ट्राइब्यूनल चाहे तो अपना एक एमडी या मैनेजर क्या कर सकता है, अब जो डायरेक्टर हो गया ना, वैकेशन हो गया ना, उसके प्लेस पे क्या कर सकता है, डाल सकता है, ठीक है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर डायरेक्टर हुआ अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल एज डायरेक्ट। सिंपल बात है, एमडी को डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनल पावर है, किसी एमडी को भी हटा सकता है, डायरेक्टर को हटा सकता है, और कहीं ना कहीं उसके प्लेस में, वैकेशन प्लेस में ट्राइब्यूनल अपना एमडी या अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, या मैनर बता सकता है कि हाँ देखो अब से जो भी एमडी अपॉइंट होगा ना, पहले होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते थे, उसको शेयर होल्डर रेटिफाइड करते थे, अब बोलेगा अब से जो भी एमडी अपॉइंट होगा ना, वो यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करके होगा बाय शेयर होल्डर्स। तो कुछ भी मैनर अपॉइंट कर सकता है ट्राइब्यूनल, स्ट्रिक्ट कर सकता है। या मान लो के पॉइंट में क्या बोल रहा है, कोई भी ट्राइब्यूनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। मान लो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 12 लोग हैं, ट्राइब्यूनल चाहे तो अपना 3 लोग एक्स्ट्रा डाल सकता है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ठीक है। सर इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट एज डिसाइडेड बाय ट्राइब्यूनल। सर एप्लीकेशन फेक है, मान लो मेंबर्स ने एप्लीकेशन दिया और ट्राइब्यूनल ने पूछा कि यार कुछ तो ऑपरेशन हुआ नहीं, तो क्यों ऑपरेशन तुमने बोला, मेंबर बोला वही सेक्सी लग रहा था मेरे को। ट्राइब्यूनल बोला ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें 2 लाख का कॉस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल चाहे तो इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट भी लगा सकता है मेंबर्स पे, कि अगर मेंबर्स का झूठा एप्लीकेशन हुआ ना, फेक एप्लीकेशन हुआ ना, मेंबर से मजे लेने के लिए ना एप्लीकेशन दिया ना कंपनी से, तो ट्राइब्यूनल को लास्ट में लगा, ट्राइब्यूनल बोला कि तुम मजे ले रहे थे हमसे, तुम्हें ऐसा सेक्सी लग रहा था, एक काम करो 2 लाख का फाइन दे दो तुम लोग, ठीक है। और याद रखना जितना भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है ना, ट्राइब्यूनल जो भी अपना ऑर्डर पास किया ना, A to लेके L तक हमने देखा है, वो सारा कंपनी को फाइल करना होता है आरओसी को विदिन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। सही है, एमसीक्यू बहुत बार आता है, कितने दिन में ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास किया, कंपनी को फाइल करना है आरओसी को सर 30 दिन के अंदर अपने ऑर्डर्स हैं,
ठीक है सर। इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है ट्राइब्यूनल कभी कभी चाहे तो बिफोर फाइनल ऑर्डर, क्योंकि ट्राइब्यूनल कभी क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे जजमेंट फाइनल होना चाहिए, तो कोई इंटरिम ऑर्डर कर सकता है, जो कि हम बोलते हैं सर बिफोर फाइनल ऑर्डर से पहले एक जो टेम्पररी ऑर्डर बनता है, और ये भी बाइंडिंग होता है, याद रखना, ठीक है। ठीक है, ट्राइब्यूनल ऑल्सो रिकॉर्ड दैट रीजन ऑफ 241(3), जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है ट्राइब्यूनल को कि ये बंदा जैसे विजय माल्या ना फिट एंड प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल रिकॉर्ड करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा जो सीजी देता है 241 में। सीजी देता है कि भैया विजय माल्या ना फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, मतलब सिर्फ फिट एंड प्रॉपर हेल्थ से नहीं, फिट एंड प्रॉपर पर्सन बाय वे ऑफ हिज नेचर, बाय वे ऑफ हिज एक्सपीरियंस कि उसने बहुत सारा फ्रॉड किया हुआ है, तो स्टेट्स दैट पर्सन इज नॉट एन फिट एंड प्रॉपर, ठीक है। देखो सर, एनी अल्टरेशन बाय ट्राइब्यूनल इन एओए एंड एमओए स्टिल वैलिड एंड द कंपनी शैल नॉट हैव एनी पावर टू अमेंड सच अल्टरेशन विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल ने एओए में बोल दिया कि भैया पहले 75% एसआर से लोन मिलता था, एओए में था, बट अब ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करो, तो कहीं ना कहीं एओए में अल्टरेशन किया, तो भैया इस अल्टरेशन मान लो ट्राइब्यूनल ने 1 अक्टूबर को बोल दिया कि 75% से 100% रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा, तो 1 अक्टूबर को ट्राइब्यूनल चेंज कर दिया, कंपनी ने क्या किया 1 दिसंबर को फिर से 75% कर दिया, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ट्राइब्यूनल ने चेंज किया है ना, 75% एसआर था पहले, उसको चेंज करके 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन कर दिया ना, तो भाई कंपनी बाद में तुम कभी भी उसके ट्राइब्यूनल का डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर चेंज करना है तो तुम क्या करो, फिर से ट्राइब्यूनल पर एप्लीकेशन डालो, सर प्लीज हम सुधर चुके हैं, हमें 75% फिर से एसआर पास करने दीजिए लोन के लिए, ठीक है। डायरेक्टर मोर देन 50 वांट्स टू अप्लाई ऑफ ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल अमेंड सच एमओए स्टिल वैलिड। देखो मान लो कंपनी में 14 डायरेक्टर थे, ट्राइब्यूनल 3 डायरेक्टर और अपॉइंट कर लिए, टोटल 17 हो गए, हमें पता है 15 से ऊपर जाने के लिए एसआर पास करना होता है, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल चाहे तो अमेंड कर सकता है, इसका एओए एमओए वो स्टिल वैलिड होगा, ठीक है। तो याद रखना कि अगर ट्राइब्यूनल ने कुछ भी अल्टरेशन किया ना एओए एमओए में, तो उतना लंबा प्रोसेस नहीं भी फॉलो करोगे चलेगा, ट्राइब्यूनल ने किया, ट्राइब्यूनल इज अ सुपीरियर बॉडी। बस याद रख, लास्ट में याद रखना कि कुछ भी एओए एमओए में ट्राइब्यूनल ने चेंज किया है उसको ठीक करना है, तो तुम खुद से नहीं कर सकते, दिमाग लगा सकते, तुम्हें फिर से ट्राइब्यूनल पे एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्राइब्यूनल ने चेंज किया है तो ट्राइब्यूनल इसको ठीक करेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एओए एमओए नीड्स टू सबमिट टू आरओसी बाय कंपनी। कंपनी को जो नया एओए एमओए है ना, जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं उसको आरओसी को सबमिट करना है, ठीक है। तो सारा कुछ रिवाइज करा दिया 242 में लगभग वो सारे पॉइंट्स थे। चलो हमने देख लिया ट्राइब्यूनल्स के पास क्या क्या पावर्स है, अब हम देखते हैं सर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि इफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, ठीक है। सर देखो, वेयर एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 242, कौन ऑर्डर बनाता है, ट्राइब्यूनल, जो मेड बाय ट्राइब्यूनल, and termination set aside or modifies an agreement as such referred in subsection 2 of section 242. देखो, such orders shall not give rise to any claim whatever against the company by any person for damage or for compensation for loss of office or any other agreements. देखो सर, सिंपल सी बात है, जो भी उस ऊपर वाले एग्रीमेंट में सब सेक्शन 2 ऑफ 242 में जो भी बताता हूँ, जो भी क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ, सेट असाइड हुआ है और टर्मिनेट हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट जो कि कंपनी और किसके एमडी के बीच में होता है, तो कोई भी राइज नहीं होगा, मतलब कोई भी क्लेम नहीं आएगा। वो एमडी ये नहीं बोल सकता, उस एमडी को हटा रहे तो एमडी बोलेगा सर मेरे को कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस चाहिए, जो कि हमने पढ़ा था सर रेम्यूनरेशन चैप्टर में, वहाँ पे एमडी लोग कंपनसेशन मांगने आते, तो नहीं, वहाँ पे एक क्लॉज था कि अगर टर्मिनेशन हो रहा है, अगर वो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे हो रहा है, तो भैया उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था। तो ट्राइब्यूनल ने अगर किसी एमडी को निकाला है ना, तो वो एमडी चिल्ला नहीं सकता कि भैया मुझे क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। तो सच ऑर्डर शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम व्हाटएवर अगेंस्ट द कंपनी बाय एनी पर्सन फॉर डैमेज और फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिसर। कोई भी लॉस ऑफ ऑफिसर हो गया भैया, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये मान लो कोई क्रेडिटर, ठीक है, बाय एनी पर्सन, यहाँ पे वो क्रेडिटर की बात कर रहा है, जो क्रेडिटर से हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। सर देखो एक सेकेंड, देखो ये वाला, या देखो यहाँ पे इस पर्सन क्रिएटर की बात कर रहा है जिससे हमारा एग्रीमेंट क्या होता है, टर्मिनेट होता है, और लॉस ऑफ ऑफिस यहाँ पे एक एमडी की बात करता है। दोनों की बात कर रहा है कि अगर दोनों में से कोई भी हमसे लॉस ऑफ ऑफिस या मान लो कंपनसेशन मांगने आएगा ना, ट्राइब्यूनल ने अगर निकाला है, ट्राइब्यूनल ने सेट असाइड किया है, ट्राइब्यूनल ने मॉडिफाई किया है, ट्राइब्यूनल ने टर्मिनेट किया है, तो भैया तुम्हें कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड बोल दिया, नो एमडी डायरेक्टर हुज एग्रीमेंट इज सो टर्मिनेटेड और सेट असाइड सेल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और सेटिंग असाइड एग्रीमेंट विदाउट द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल बी अपॉइंटेड और एक्ट एज डायरेक्टर। देखो सिंपल, नो एमडी, सिंपल देखो स्टार्टिंग लाइन बोल दिया, नो एमडी, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर 5 साल के लिए, जिस दिन से ऑर्डर आया है, ठीक है, जिस दिन से ऑर्डर आया फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनिंग विदाउट अ लीव ऑफ ट्राइब्यूनल टू बी एक्ट अपॉइंटेड और एक्ट एज एमडी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी में
सर देखो उस कंपनी में, यहाँ पे ऑफ द कंपनी क्या बोलता है, उसी कंपनी में तुम 5 साल तक एमडी डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। और विदाउट द लीव, अगर बनना है तो ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेके आओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 5 साल तक तुम्हें क्या बोलता है, 5 साल तक कूलिंग पीरियड है उसी कंपनी। देखो दूसरी कंपनी बनना है बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम कंपनी में, ऑफ द कंपनी, तुम उस कंपनी में एमडी डायरेक्टर नहीं हो सकते फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तक। कोई भी एमडी डायरेक्टर जिसको निकाला जाता है, ट्राइब्यूनल निकालता है, ठीक है, विदाउट द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल। भैया अगर आना है तो ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेके आना, क्योंकि ट्राइब्यूनल ने तुम्हें निकाला था, तो आना है तो ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेके आओ, अदरवाइज तुम भाई उसी कंपनी में एमडी डायरेक्टर नहीं बन सकते। सर देखो सब बात आता है 1A। सो 1A क्या है सर, द पर्सन हु इज नॉट ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन। जो सीजी डिक्लेयर करता है ना कि भैया विजय माल्या क्या है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, तो सीजी वाला 4 सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जहां पे वो सीजी लगता है कि ये पर्सन फ्रॉड वाला है, या मान लो ये पर्सन है जो कंपनी बनाया है वो फ्रॉड वाली कंपनी है, 4 सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। तो पर्सन, ये 4 सर्कमस्टांसेस है, मैंने लिखना भूल गया, आपको बुक से देख लेना है। 4 सर्कमस्टांसेस है, मैं बता देता हूँ कि वो पर्सन फ्रॉड करता है, पर्सन ने जो कंपनी बनाया वो फ्रॉड वाली है, ठीक है। तो ऐसे 2-3-4 सर्कमस्टांसेस देख लेना, बस सिंपली सही है। विजय माल्या का एग्जांपल याद रखना। यहाँ पे सीजी ने डिक्लेयर किया कि भैया ये पर्सन है ना फिट एंड प्रॉपर नहीं है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन डाला, ठीक है। द पर्सन हु इज नॉट ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसेस कनेक्टेड विद कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ एनी कंपनी। देखो सर, अगर ट्रिब्यूनल ने निकाला है ना और वो फिट एंड प्रॉपर का केस नहीं था, तो तुम उसी कंपनी में नहीं बन सकते हो, किसी और कंपनी में डायरेक्टर एमडी बनना तो बन सकते हो, बट सीजी ने डिक्लेयर किया तुम्हें फिट, नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन, मतलब कहीं ना कहीं तुम विजय माल्या हो। अब विजय माल्या हो तो एक काम सोचो, तुम्हें किंगफिशर से हटा दिया गया, तुम किंगफिशर में 5 साल तो नहीं बन सके, बट तुमने जाके कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली, तुम वहां पे डुबा दोगे, तो वहां पे कोई कांड कर दिए तो वही बोला कि अगर सीजी वाला कोई फिट एंड प्रॉपर पर्सन है ना, तो वो किसी भी कंपनी में नहीं बन सकता है 5 साल तक। यहां पे वो किसी और कंपनी में बन सकता है 5 साल तक, वहां पे एमडी डायरेक्टर सेम कंपनी में नहीं बन सकता, बट किसी और कंपनी में चाहे तो वो बन सकता था, बट यहां पे वो किसी कंपनी में नहीं बन सकता। क्योंकि एक बात है, विजय माल्या आज भी विजय माल्या कल भी विजय माल्या रहेगा। तो भाई इस कंपनी में छोड़ के दूसरी कंपनी में कांड कर दिया तो सिंपल सी बात है, यहाँ 5 साल तक तुम घर पे बैठे रहो, फिर तुम किसी कंपनी में नहीं बन सकते। अगर 1A सब यहाँ पे अमेंडमेंट आया था, यहाँ पे सीजी कोई फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर करता है तो 4 सर्कमस्टांसेस बता दिया हूँ, जो कि कंपनी बनाता है फ्रॉड करने के लिए। फ्रीडम 251 फोन कंपनी का पर्सन ही फ्रॉड वाला है, जैसे विजय माल्या, ठीक है। प्रोवाइडेड सीजी में विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल परमिट सच पर्सन। हाँ, अगर फिट एंड प्रॉपर पर्सन, फिट एंड नॉट प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर दिया सीजी ने, ठीक है, तो भैया तुम किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में 5 साल तक नहीं बन सकते, एज ए मैनेजमेंट नहीं चला सकते कंपनी के, एमडी डायरेक्टर कुछ नहीं बन सकते। बट यहां पे तुम्हें सीजी का अप्रूवल प्लस ट्राइब्यूनल का अप्रूवल, ठीक है, लेके तुम कर सकते हो। परमिट सच पर्सन बिफोर एक्सपायरी, वो 5 साल से पहले कर सकता है, बट यहाँ पे सीजी का अप्रूवल भी चाहिए, मे विथ लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, सीजी प्लस ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेके वो कर सकता है। बट कब ये सीजी आएगा, इंटर करेगा, जब फिट एंड नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन होगा, तो नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन होगा तब। बट अदर देन यहाँ पे ट्राइब्यूनल केस लेके भी आ सकता है, ठीक है। सर क्लास एक्शन, मैं बोलूंगा इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लास एक्शन। सर क्लास एक्शन मतलब, सर इतने लोग अगर एप्लीकेशन लेके जाएंगे ट्राइब्यूनल पास तो बहुत सारा भीड़ होगा, बहुत सारा कॉस्ट लगेगा, बहुत सारे, हर मेंबर साथ ऑपरेशन हुआ, हर मेंबर क्या करेंगे, अपना लॉयर लाएंगे, बहुत सारा भीड़ होगा। सही बात है, बहुत हमारा ट्राइब्यूनल से भी बहुत क्या कर रहा है, हेक्टिक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास एक्शन क्या होता है ना, सब मिलके एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे, भाई तुम हमारे बिहाफ में जाके कंप्लेंट फाइल करो। तो एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें से एक ग्रुप में से एक बंदा निकलता है, जैसे A B C D आ गया, इसमें एक बंदा निकला R, बोलेगा R तुम ट्राइब्यूनल पास जाके अपील फाइल करोगे, जो हमारे बिहाफ में होगा, दैट इज हमारे ग्रुप के बिहाफ पे होगा, ठीक है, हमारे ग्रुप के बिहाफ पे होगा। तो इसको देखते हैं थोड़ा, चलो अब हम देखते हैं सर क्लास एक्शन। सर क्लास एक्शन क्या होता है, जब मैंने बोला कि ज्यादा ग्रुप्स ऑफ पीपल के बिहाफ में कोई पर्सन ट्राइब्यूनल के खिलाफ अपील लेके जाता है कि सर देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हमारे साथ, या हमारे साथ डिपॉजिटर्स। देखो एक चीज याद रखो, रुको एक चीज याद रखो, यहाँ पे मेंबर्स भी रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सुनो सर। इस बार ICI में क्वेश्चन दिसंबर 2020 में कुछ नहीं पूछा था, बट एक 2 नंबर का MCQ पूछ दिया था, मेरे को सब याद आता है, मेमोरी अच्छी है मेरी, बादाम खाता हूँ, ठीक है। इसमें ना डिपॉजिटर्स को इंटर किया था ICI ने, तो यहाँ पे याद रखना, ऊपर 241 244 में कहीं ना कहीं से मेंबर्स के बारे में बात किया गया है, बट 245 में कहीं ना कहीं मेंबर्स के बारे में बात तो किया है, साथ साथ डिपॉजिटर्स को मौका दिया कि आप भी क्लास एक्शन फाइल कर सकते हो। क्लास एक्शन कुछ नहीं होता है, जब ग्रुप्स ऑफ पीपल के बिहाफ में कोई बंदा उठ के अपील जाता है फाइल करने, यहाँ पे कॉस्ट कम लगता है, वकील का कॉस्ट कम लगेगा, लोग का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, जल्दी डिसीजन होगा, क्योंकि सब लोग उठ के जाएंगे, सबके साथ ऑपरेशन हुआ है, फिर दिक्कत हो जाएगा ट्राइब्यूनल के लिए भी, NCLT के लिए, ठीक है। देखो सच नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स
as the case may be, if their opinion that management or conduct of a company are being conducted in a manner that are prejudicial। देखो यहाँ पे देखो दो चीज था, डिपोजिटर्स भी है, तो याद रखना क्लास सेक्शन में डिपोजिटर्स भी जा सकते हैं। एक नया अमेंडमेंट आया था, 2 नंबर का एमसीक्यू आ चुका है, तो ऐसे घूम रहा है यहाँ पर, और इस बार एमटीपी में बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। तो कंफर्म में 5-6 नंबर क्वेश्चन आने का इससे। कंडक्ट आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, मेंबर, डिपोजिटर्स और सीकिंग एनी ऑफ द ऑर्डर्स। ठीक है, सुनो क्या हो रहा है, कंपनी के बिहाफ में खराब हो रहा है, मेंबर्स के बिहाफ में कुछ गलत हो रहा है, या डिपोजिटर्स के बिहाफ में गलत हो रहा है, डिपोजिटर क्लास सेक्शन फाइल कर सकता है। ठीक है, फॉर सीकिंग एनी ऑफ द ऑर्डर। अब सुनो, मेंबर और डिपोजिटर्स को लग रहा है कि है ना कंपनी के खिलाफ में कुछ खराब होना, देखो क्लास एक्शन ऐसे ही नहीं लगता, बहुत सारे टीचर क्लास एक्शन ऐसा ही पढ़ा देते हैं। सर डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि हमें क्लास एक्शन जाना है कि 241 244 में ऑपरेशन जाना है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं मिलता ही है, कहीं ना कहीं प्रेजुडिशियल ही हो रहा है इंटरेस्ट में। बट क्लास एक्शन तभी जाता है ना जब हम कुछ होने से रोकते हैं। सर क्या क्या होने से रोकते हैं, देखो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं समझ लेना क्लास सेक्शन का पॉइंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ऑर्डर क्या क्या पास करते हैं, हम कुछ गलत होने से रोक रहे हैं, क्या क्या गलत होने से रोक रहे हैं, टू रिस्ट्रेन द कंपनी, कंपनी को गलत होने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये गलत जो होगा ना वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी जाएगा या मेंबर जाएगा। सर क्या गलत होने से रोक रहे हैं, फॉर कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स और एमओए। कुछ ऐसा होने जा रहा है कंपनी में जो अल्ट्रा वायरस है उसके एओए एमओए में। सर अल्ट्रा वायरस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कंपनी सिर्फ एजुकेशन सेक्टर्स पे काम करेगी, बट कंपनी ने बच्चों से पैसा लेके फाइनेंस देना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है। और अपने क्या कर रहा है, एमओए से अल्ट्रा वायरस होकर काम कर रहा है, एमओए के बियॉन्ड द पावर जाके काम कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्लास सेक्शन फाइल करते हैं। तो हर जगह रोकने की बात होगी, तो एमओए एओए के अल्ट्रा वायरस आने के बिहाफ में भी मेंबर्स क्लास सेक्शन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में अगर अल्ट्रा वायरस एमओए एओए दिख गया ना, समझना क्लास सेक्शन की बात कर रहा है, मतलब 245 की बात कर रहा है। स्टडी मैट में क्वेश्चन भी है जहां पे ये अल्ट्रा वायरस लिखा हुआ है, तो समझना 245 क्लास सेक्शन है। लास्ट क्वेश्चन है स्टडी मैट का। टू रिस्ट्रेन द कंपनी, रोक रहा है कंपनी, रोकना कंपनी का, फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एमओए एओए। एओए में लिखा हुआ है कि 50 लाख से ऊपर का लोन को एमडी पास करेगा, बट वहां पे क्या हुआ, 50 लाख से ऊपर का लोन को सिर्फ सीईओ पास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्या हुआ, ब्रीच हो रहा है कोई प्रोविजन एमओए एओए का। एमओए में लिखा हुआ है आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ और लिखा हुआ है, एमओए में रजिस्टर ऑफिस क्लॉज कुछ और लिखा हुआ है, आपकी कंपनी कहीं और सिचुएटेड है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मेंबर्स के 7 मेंबर है, बट रियलिटी में वो 7 मेंबर है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एमओए एओए। सेक्शन नंबर 5 एओए का होता है, एमओए का होता है, कोई ना कोई प्रोविजंस को आप ब्रेक कर रहे हो एओए और एमओए का। एओए इट इज इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन। मान लो एओए में आपने इंट्रेंचमेंट करके एक प्रोविजन आता है जिसमें बोलते हैं कि मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्टर, और आप इंट्रेंचमेंट नहीं कर रहे हो और लॉ को क्या सॉफ्ट बना रहे हो, तो कुछ भी आप प्रोविजंस पे गलत कर रहे हो एओए एमओए का, तब आप क्लास सेक्शन के लिए जा सकते हो, कंपनी को रोक सकते हो। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड मटेरियल फैक्ट छुपा के पास हुआ। देखो रिजोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे करना है, मटेरियल फैक्ट छुपा के पास हुआ एंड अल्टरेशन इन एमओए हो गया, मतलब आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने मटेरियल फैक्ट क्लियर ही नहीं किया और आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया और एमओए एओए में अल्टर हो गया। ठीक है, तो कोई भी एमओए एओए में अल्टर करना है ना, तो रिजोल्यूशन पास करना है ना, तो मटेरियल फैक्ट छुपाना मत, मटेरियल फैक्ट को क्लियर कर लेना, तभी एमओए एओए को अल्टर करना। देखो कहीं ना कहीं क्लास सेक्शन है ना हमारे एमओए और एओए से लिंक्ड हो रहा है, तो एग्जाम में एक ट्रिक बताऊंगा, एमओए एओए आ गया ना, समझना क्लास सेक्शन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, टू रिस्ट्रेन द कंपनी, कंपनी को रोक रहा है और उसके डायरेक्टर्स को रोक रहा है, हु आर गोइंग टू कमिट फ्रॉड्स, जो कंपनी में फ्रॉड करने वाले, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट है ना फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला 50 करोड़ का, अगर मेंबर्स को पता चल गया, मेंबर क्लास सेक्शन के लिए फाइल कर सकते हैं, डिपोजिटर्स भी कर सकता है। ठीक है, तो मेंबर डिपोजिटर दोनों क्लास सेक्शन फाइल कर सकते हैं इफ कंपनी और या डायरेक्टर कुछ भी फ्रॉड करने जा रहे हैं तो। ठीक है, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी एक्ट का उल्लंघन कर रहा है ना कंपनी, तो मेंबर्स जाके उसको रोकने के लिए क्लास एक्शन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं लिंक चल रहा है, एमओए एओए की बातें 3 जगह देखी गई, चौथा जगह फ्रॉड करने की कोशिश किया गया कंपनी या उसके डायरेक्टर, 5वां क्या किया गया, कोई भी कंपनीज एक्ट का प्रोविजन उल्लंघन किया आपने। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम देखते हैं आगे देखते हैं सर और क्या क्या करवा सकता है क्लास एक्शन के अंदर। सर टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन कॉन्ट्ररी रिजोल्यूशन पास में मेंबर, मतलब सर मेंबर ने रिजोल्यूशन पास किया आम, कंपनी कर रही है इमली मतलब सर मेंबर ने रिजोल्यूशन पास किया सप्लायर ए से सामान लेने के लिए और कंपनी उसके कॉन्ट्ररी जाके सप्लायर बी से सामान ले रही है, तो अगर ऐसा कुछ कंपनी में चल रहा है ना, तो मेंबर चाह के क्लास एक्शन के लिए सूट फाइल कर सकते हो और डिपोजिटर्स भी।
सर टू क्लेम डैमेजेस, सर बैंड बजाना मतलब कोई डायरेक्टर और कंपनी ने गलत किया तो उससे डैमेजेस के भी आप क्लास एक्शन शूट करवा सकते हो। सो ऑडिटर या ऑडिट फर्म ने कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, कुछ ऐसा रिपोर्ट दे दिया जो गलत हो गया, उस पर भी आप क्लेम डैमेजेस के लिए क्लास एक्शन करवा सकते हो। कोई एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन गलत दे दिया या एक्सपर्ट ने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया, जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने या मान लो एडवाइजर ने, तो भी आप क्लास एक्शन के लिए सूट फाइल करवा सकते हो, उसके क्लेम डैमेज करवा सकते हो। अब सर इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर क्लास सर क्लास एक्शन की लिमिट क्या है? लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर शेयर कैपिटल है, नो शेयर कैपिटल है। देखो मैंने एक चैप्टर में आपको थंब रूल बता दिया, इस चैप्टर में हर जगह आपको इशूड दिखेगा, इशूड शेयर कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स, वहां भी 100 मेंबर्स था, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, सर परसेंटेज में बात आ गई, वहां पे 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स था, मतलब यहाँ पे 500 है तो 5% कितना आएगा सर? 500 का 5% सर 25 मेंबर। और मेंबर्स होल्डिंग, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, लिस्टेड है तो भैया 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सर विच एवर इज लोअर भी सेटिस्फाइड हो गए ना, एट सो विल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक सेटिस्फाइड हो गया ना। मान लो कंपनी में 750 मेंबर्स थे, तो सर कितने लोग कम से कम क्लास एक्शन जाना चाहिए? मान लो क्लास एक्शन लेके गए 37 लोग, क्या जा सकते हैं? सर 100 मेंबर्स नहीं हुए, क्या 750 का 5% कितना होगा सर? सर 37.5, मतलब कहीं ना कहीं 38 मेंबर्स। सर चलो 800 कर देते हैं, सर 800 का 5% सर 40 मेंबर्स, हमें है कितना? 37 मेंबर्स, नहीं जा गया। क्या हमें देखना पड़ेगा क्या ये 37 मेंबर्स अनलिस्टेड कंपनी है? मान लो कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो देखना पड़ेगा क्या ये 37 मेंबर्स क्या 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल कंपनी का होल्ड कर रहे थे? इफ कर रहे थे, अनलिस्टेड कंपनी थी हमारी तो ठीक है, परफेक्ट। बट मान लो रिलायंस कंपनी, कोई रिलायंस कंपनी की बात हो रही है, रिलायंस कंपनी ऑब्वियस बात लिस्टेड कंपनी है। अब मान लो 37 मेंबर्स गए तो हमें पता चल गया तो अनलिस्टेड कंपनी तो नहीं है रिलायंस, अब लिस्टेड है, तो क्या ये 37 मेंबर्स एटलीस्ट 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो हाँ ठीक है, फिर क्लास एक्शन हो सकता है। तो क्लास एक्शन की लिमिट अलग है, 244 की लिमिट अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। क्लास एक्शन पकड़ो कैसे? सर देखो क्लास एक्शन पकड़ने की लिमिट्स यहाँ भी है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो एमओए के बियॉन्ड जा रहा है, कोई भी प्रोविजंस के बियॉन्ड जा रहा है, कंपनी और उसके डायरेक्टर फ्रॉड कर रहे हैं, या कोई भी डैमेज क्लेम करना है, या कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ मेंबर के द्वारा उल्टा और कंपनी कर रही है उल्टा, ये सारे क्लास एक्शंस की लिमिट है, ठीक है, क्राइटेरिया है। ये अल्ट्रा वायरस क्वेश्चन एक बार आया हुआ स्टडी मैट में, घूमने के चांसेस अल्ट्रा वायरस से ज्यादा मेरे को लग रहा है। सर लिमिट क्या है? कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स और 5%, 1/5 नहीं है, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग अनलिस्टेड, लिस्टेड, अनलिस्टेड तो सर 5% ऑफ इशूड यहाँ चैप्टर में हर जगह इशूड है, और 2% ऑफ लिस्टेड में। सर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो सिंपल सी 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, वहां भी 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स था, ठीक है। सर अब बात आता है, हाँ वही यहाँ भी वही चीज है, एप्लीकेंट को सारा कॉल मनी ड्यूज पे करना पड़ेगा, सेम वहां पे था कि कोई कॉल मनी पे नहीं करके जा रहा हो, सब कॉल मनी पे करके गया हो, ड्यूज कोई नहीं हो। अब देखो यहाँ पे एक नया ऐड हुआ था डिपॉजिटर्स। सर जो कंपनी को पैसा डिपॉजिट दे वो डिपॉजिटर्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिटर्स या डिपॉजिटर जो बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पे डिपॉजिटर्स भी क्लास एक्शन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। सर कितने नंबर? सेम एज ऊपर, देखो यहाँ पे 100 मेंबर्स थे, ठीक है, यहाँ पे 100 डिपॉजिटर्स, परफेक्ट। वहां पे 5% ऑफ टोटल मेंबर्स थे, यहाँ पे 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स इन नंबर, या 5% टोटल डिपॉजिट, परफेक्ट। यहाँ पे अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी था इसलिए शेयर्स का ऊपर नीचे था, बट यहाँ पे अनलिस्टेड लिस्टेड में नहीं है, यहाँ पे सिंपल बोला 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट वैल्यू। इफ 1,000 रुपीज डिपॉजिट वैल्यू है, सर इसका 5% सर 50। अगर 50 मान लो 1000 करोड़ था तो 50 करोड़ भी अगर एक डिपॉजिटर भी होल्ड कर रहा है ना, वो सिंगल डिपॉजिटर भी जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोलता था डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर्स, मतलब सिंगल बंदा भी क्लास एक्शन फाइल करवा सकता है अगर वो अकेला 5% होल्ड कर रहा है तो। बट ऊपर शेयर कैपिटल क्या था? 2 था, अनलिस्टेड, लिस्टेड, अनलिस्टेड 5%, लिस्टेड 2%। नथिंग कंटेन्स सेक्शन शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज, ये याद रखना, मतलब कोई बैंकिंग कंपनी पे क्लास एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, बैंकिंग कंपनी पे क्लास एक्शन नहीं हो सकता। सर इसको जहन में बैठा लो, क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। बैंकिंग कंपनी पे क्लास एक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बैंकिंग कंपनी पे क्लास एक्शन, ठीक है। देखो वेयर एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर ट्रिब्यूनल इज फाउंड टू बी फ्रिवलेस और वेक्सेशियस, सब मजे लेने के लिए, मान लो मेंबर्स ने मजे लेने के लिए ट्रिब्यूनल पर एप्लीकेशन फाइल कर दिया क्लास एक्शन के लिए, या वेक्सेशियस जानबूझ के, ट्रिब्यूनल बोले कि पागल समझे हो क्या, हम इतने ही बिजी है, तुम हमारे पे आ रहे हो क्लास एक्शन फाइल करने के लिए, इतने लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हो और पता चला तुम लोग मजे लेने के लिए कर रहे थे, तो भैया ट्रिब्यूनल बोलेगा, रिजेक्ट करेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा एंड शैल इंपोज पेनल्टी ऑफ 1 लाख टू ईच क्लास मेंबर्स, 1 लाख रुपए लगाएगा सब पे।
सर 246 नॉट सो इंपॉर्टेंट, बंद कर दो इसको। द प्रोविजन सेक्शन 337, 388, 339, 340, 341 रिलेटेड टू वाइंडिंग अप शैल अप्लाई मोटेटिस मोटेटिस, ये सारे सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट में हट चुके हैं वाइंडिंग अप से, इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, तो पहले क्या था 337, 338, 339, 340, 341 वाइंडिंग अप का मोटेटिस मोटेटिस लगता था 241, 245 के तहत। नाउ वाइंडिंग अप से 337 से 341 सेक्शन हट चुका है, सो अब 346 का पेपर मतलब नहीं हुआ, तो 241 से लेकर 245 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो क्लास सेक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है, किस पे लिखता क्लास सेक्शन? बैंकिंग कंपनी में नहीं लगता। कोई फ्रिवलेस अब एक्सीसीएस करा तो 1 लाख रुपए लगाएंगे, भैया जान मुझे क्लास सेक्शन मत फाइल करना। डिपोजिटर भी जा सकता है, सेम है 5% ऑफ टोटल डिपोजिटर्स, 100 डिपोजिटर्स और डिपोजिट वैल्यू होल्ड्स 5% ऑफ टोटल डिपोजिट वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चंस करेंगे 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे खासे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें करने लायक, 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 6-7 नंबर का पेपर आने वाला है सर इस वजह से। चलो सर, अब क्या करते हैं, एक रैपिड रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस का, 10 मिनट में अच्छे से क्वेश्चंस हम लोग देख देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सर, अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 10 शेयर होल्डर्स, 10 शेयर होल्डर्स था, मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल। ठीक है, वांट टू अप्लाई, देखो 10 ही शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी में, हमें क्या बोला, वांट टू अप्लाई फॉर ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सर कितने मेंबर चाहिए? 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। 100 मेंबर है? नहीं है, कंपनी में 10 ही मेंबर था और ए मेंबर मतलब अकेला मेंबर जो होल्ड कर रहा है लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, क्या कर सकता है? देखो 100 मेंबर नहीं हुआ, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर कितना हुआ? टोटल मेंबर कितना है? 10 ही है, इसका 1/10 क्या हुआ? अकेला 1 मेंबर। सर अकेला मेंबर भी जाके अप्लाई कर सकता है, इस कंपनी में 10 ही शेयर होल्डर्स है तो उसका 1/10 1 मेंबर होगा, मतलब एक मेंबर भी, कोई भी लोअर ऑफ द फॉलोइंग है तो अगर ये 1/10 ऑफ इशू कैपिटल नहीं भी कंडीशन फॉलो हुआ तो एक मेंबर भी जाके अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब मेंबर कैन अप्लाई बिंग 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, क्योंकि 10 का 1/10 क्या हो गया? 1 हो गया, तो ए मेंबर भी जाके कर सकता है अप्लाई, तो एक मेंबर अप्लाई कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, the issued and paid up share capital company is 5 करोड़। ठीक है, 5 लाख of equity of 100 each। ठीक है, the company has 500 मेंबर, कंपनी के 500 मेंबर थे, परफेक्ट। एक पिटीशन वाज सबमिट बिफोर द ट्रिब्यूनल साइन बाय 80 मेंबर्स, 80 मेंबर ने पिटीशन साइट किया। ठीक है, अब देखते हैं पहले क्राइटेरिया। सर देखो क्राइटेरिया क्या है, 100 मेंबर्स, कंपनी में 100 मेंबर्स कितने लोग गए? 80 मेंबर्स गए, नहीं करने से सेटिस्फाइड हुआ, 100 मेंबर नहीं थे। 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर कितने थे? 500, 500 का 1/10 क्या हुआ? 50 गया, कितना एप्लीकेशन लेंगे? 80। सर ये सेटिस्फाइड हो गया, मिनिमम 50 चाहिए था, 80 हो गया, सेटिस्फाइड। आखिरी देखो भी नहीं देखो, बात नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, इतना सेटिस्फाइड हो गया, बस आंसर खत्म आपका, लिख के पूरा हो। और 1/10 ऑफ इशूड सर्टिफिकेट नहीं भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 50 वाला हो गया, करंट सेटिस्फाइड, मतलब ये एप्लीकेशन 244 में जा सकता है। अब देखो, ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन मेंटेबिलिटी ऑफ द अबव पिटीशन इफ सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर विड्रॉ। अगर 80 में से 40 विड्रॉ हो गए तो बचे 40, मतलब कहीं ना कहीं 50 से कम हो गया पिटीशन, जो भी 1/10 था, क्या बंद हो जाएगा पिटीशन? नहीं, मैंने क्या बोला, एक बार पिटीशन चालू हो गया तो हमें ओपनिंग में देखना होता है कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। ड्यूरिंग द टेंडेंट कोई विड्रॉ भी कर दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इससे। ठीक है, तो विड्रॉ होने से कोई फर्क, हमने नोट्स में देखा भी था। ठीक है, तो राइट टू अप्लाई लिख के आना, 244 से राइट टू अप्लाई है, क्या क्या है? 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब कंपनी में 5 लाख थे, ऐसे 80 मेंबर्स थे, जिसमें से 1/10 50 मेंबर हो गए, 80 गए तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। एज ए डिविडेंड मेड बाय 80 मेंबर्स मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो इट एक्सीड द मिनिमम 50 नंबर्स ऑफ मेंबर्स एक्सीड कर गया, देन पिटीशन इज मेंटेनेबल। अब ये देखो, द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयर होल्डर इज रिकॉर्ड एट द बिगिनिंग, हमें चेक करना कब? बिगिनिंग में। द विड्रॉ कंसेंट बाय एनी शेयर होल्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग शैल नॉट अफेक्ट, नहीं इफेक्ट पड़ता भाई। ड्यूरिंग दैट विड्रॉ तुम विड्रॉ कर लो, तुम सब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ठीक था ना, तो बात खत्म। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया, छोड़ दो। ठीक है, एनसीईआरटी का यहाँ हो गया तो वहाँ वाला एनसीईआरटी में ये हुआ हो गया। ठीक है, छोड़ देना। सर अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स डिसाइड टू फाइल ए पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मिसेस अरावली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 1 करोड़। ठीक है, देखो 30 मेंबर ने बोला कि हम जाके अब कंप्लेंट फाइल करेंगे पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ ऑपरेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गलत कुछ किया होगा, उसके रिगार्डिंग रिलीफ के लिए ऑपरेशन फाइल करने के लिए प्रिवेंशन से हम 30 मेंबर जाएंगे, अपील फाइल करेंगे। ठीक है, कंपनी में टोटल मेंबर कितने थे? 500। तो कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हुआ सर? 100 मेंबर नहीं है, 30 ही मेंबर है, नहीं कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। सर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, कंपनी में टोटल मेंबर कितने थे? 500, टोटल 500, तो 500 का 1/10 कितना होगा सर? 50, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, 30 मेंबर गए। अब देखो, क्या 30 मेंबर 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे थे? अब देखो, द 30 मेंबर होल्ड्स 1/10 ऑफ पेड अप। सर 1/10 पेड अप होल्ड कर रहे थे। सर पेड अप पे घूम के मत आ जाना, आगे पढ़ना।
जो कि 1/10 ऑफ पेड अप था ना, वो अकाउंटिंग होता था 1/15 ऑफ इशूड, मतलब 1/10 पेड अप तो था बट इशूड 1/15 था। तो सर बड़ा कौन हुआ 1/10 ऑफ पेड अप, क्या 1/10 ऑफ इशूड था? नहीं, तो 1/15 इशूड हुआ 0.66, 1/10 ऑफ पेड अप हुआ 0.10, तो कहीं ना कहीं 1/10 इशूड नहीं हो पाया। 1/10 पेड अप तो था उसके पास बट 1/15 इशूड था, तो भैया 1/15 इशू नहीं चलता, कम से कम उन मेंबर को 1/10 ऑफ इशूड करना चाहिए था, 1/10 ऑफ इशूड होना चाहिए था, कि यहाँ पे 1/15 हुआ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, 1/10 नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यही चीज बोलेगा, पहले पूरा ज्ञान लिख के ना 100 मेंबर्स 1/10 ऑफ मेंबर्स, 30 मेंबर थे, 50 मेंबर चाहिए था, 1/10 तो नहीं हो पाया, बट देखो यहाँ पे होल्ड्स कर रहा था 1/15 ऑफ इशूड से, विच इज लेस देन रिक्वायर्ड 1/10। 1/15 जो होता है ना वो लेस होता है 1/10 से, याद रखना, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। इन दिस केस इज नॉट हैविंग प्रॉपर रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग एलिजिबल फॉर ट्रिब्यूनल फॉर रिव्यू आल्सो दे मे नॉट सक्सीड, नहीं सक्सीड हो पाएगा, ठीक है। और सुनो और क्या बोला, क्या कंटिन्यूअस इन दिस प्लीज एडवाइज द ग्रुप, और देखो the company is incurring losses and has not declared any dividend for past 5 years, sir losses or dividend declared is not a operation, ठीक है। तो देखो also the shareholder may not succeed ना, similarly the failure to declare dividend or payment of low dividends also does not amount to operation, ठीक है। तो डिविडेंड नहीं देना या लॉसेस होना ऑपरेशन नहीं होता है। सर 6 नंबर देखो सर, MNC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर आर 6 शेयर होल्डर्स, सर ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछता है, सर कंपनी में 6 ही शेयर होल्डर्स है। Mr. Srinath, who is a director and also the legal representative of Dickie's shareholder holding less than 1/10 of share capital of the company, made a petition to tribunal for relief against operation ऐसे सर कंपनी में 6 ही शेयर होल्डर्स थे, तो कितने लोग जा सकते हैं सर? 100 मेंबर नहीं हो पाएगा सर। 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, सर 6 का 1/10 क्या होगा सर? 0.6, मतलब कहीं ना कहीं सिंगल मेंबर भी ऑपरेशन के लिए अपील फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी अगर 10 मेंबर या 10 से कम मेंबर होगा ना, तो कहीं ना कहीं सिंगल मेंबर का पूछेगा क्या सिंगल मेंबर अपील फाइल कर सकता है? यस, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। तो यही बात है, अकॉर्डिंग सेक्शन इतना कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हैव राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 हमेशा 244 से पढ़ा जाता है, ठीक है सर। सर देखो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लेस और एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशू शेयर कैपिटल, तो ठीक है। लीगल हायर भी जाके कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। यहाँ पे देखो 6 का 10% कितना होगा सर? 1/10 0.6, तो कहीं ना कहीं एक आदमी भी जाके अपील फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। दैट पिटीशन मेरे पास इज वैलिड एंड मेंटेनेबल। देखो सेम क्वेश्चन था जहाँ पे वही है, 40 मेंबर ने विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट को, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग हम चेक करते हैं। देखो अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 10 शेयर मेंबर होल्डिंग लेस देन 1 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेंबर कैन अप्लाई 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, वो जाके कर सकता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। सब विद हुम, देखो सीजी किसके पास अपील फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। हमने देखा मेंबर कहाँ जाता है? ट्राइब्यूनल पास। सीजी भी जा सकता है ट्राइब्यूनल पास, सीजी जाता ही है ट्राइब्यूनल पास जब उसको लगता है कोई फिट एंड नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन है, तो इट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल, ठीक है। कैन नॉट मूव, ऐसा नहीं हो सकता, सीजी भी जा सकता है, सिर्फ मेंबर्स और सीजी जा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता, ठीक है सर। इट में फाइल बिफोर पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिर्फ ट्राइब्यूनल पास सीजी जा सकता है, ठीक है। और एक केस सिनेरियोज है, बड़ा सा केस सिनेरियोज है, देख लेना इसको, आराम से डील हो जाएगा, ठीक है। देखो यही बात है, रनिंग ऑफ कंटिन्यूअस लॉसेस ऑपरेशन नहीं होता, कैन नॉट बी सो रिगार्डेड एज ऑपरेशन, नॉन डिक्लेरेशन डिविडेंड ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। ये सब नॉर्मल इजी था, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो ऊपर ही वाला है। एक केस सिनेरियो, केस सिनेरियो देखना आराम से, देखो इसको डील करना है, टेक्निक कैसा होता है मैं बताता हूँ। जो बड़ा केस सिनेरियो आता है ना सर, बड़ा ये देखो, इतना बड़ा देख के आपका दिमाग घूम जाएगा सर, इतना बड़ा केस सिनेरियो एग्जाम में कैसे होगा। कुछ नहीं करना, पेंसिल उठाना, पेन उठाना और बगल में इसको तोड़ते हैं। जैसे बेलफोर्ड लिमिटेड इज अनलिस्टेड कंपनी, पहले देखना अनलिस्टेड कंपनी, कहीं ना कहीं इस टॉपिक में हिट होगा। अनलिस्टेड कंपनी पता है हमको, लिस्टेड होता है तो 2%, अनलिस्टेड होता 5%, दिमाग में बढ़ना चाहिए प्रोविजंस। 70 मेंबर इसे लिख के ना बनाते जाना टोटल, फिर आधा लिख लेना, फिर क्या करना, पहला पॉइंट करना, पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके डील हो जाएगा। देखो केस सिनेरियो आपको खुद से करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल फिर देखते हैं कल क्या डालते हैं रिवीजन। चलो लॉ ऑडिट का मैंने डाल दिया है, लॉ का ये भी अपलोड हो जाएगा आपको। ऑल द बेस्ट।